स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई DDU यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं COM 109 का प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर जो 2021-22 में हुआ है, यानी 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स। और इस पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, बिना देर की आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप बताते हैं कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर। लेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है, यानी किसी पत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाता है बॉडी। जो बॉडी ऑफ लेटर, किसी भी लेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसका मुख्य भाग होता है, पत्र का मुख्य भाग। इसी को कभी आत्मा कहा जाता है, लेटर की आत्मा। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ एनी लेटर, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बिजनेस लेटर सर्व एज रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस, यानी एक व्यवसायिक पत्र के संदर्भ में एक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। किसका रिकॉर्ड के रूप में काम करता है? पास्ट के, भूतकाल के रिकॉर्ड के रूप में। स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर याद रखेंगे, भूतकाल के रिकॉर्ड के रूप में काम करता है कि प्रीवियस में क्या हुआ, यानी पहले क्या हुआ रहेगा, अगर कभी जरूरत पड़े तो देखा जा सके। तो भूतकाल का रिकॉर्ड रहता है, वर्तमान और भविष्य बी और सी का नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परसिस्ट में भाग होता है। एक कह रहा है पोस्ट स्क्रिप्ट अपीयर्स इन अ लेटर, यानी एक पत्र में परसिस्ट क्या करता है, कब आता है? तो बिगनिंग में, मिडल में, एंड में। तो आपको स्टूडेंट बता दो परसिस्ट जो है, यानी जो पोस्ट स्क्रिप्ट है उसका नाम ही पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब बाद होता है, जैसे ग्रेजुएट के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के बाद। तो पोस्ट स्क्रिप्ट क्या कब आता है? अंत में आता है। ठीक है, चलिए ये अपीयर करता है आफ्टर द लेटर हैज बीन साइंड। ये तब सब आता है पोस्ट स्क्रिप्ट जब लेटर पूरी तरह से साइन में नहीं हो जाता है, तो लास्ट में यही अपीयर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है डनिंग लेटर और ऑल्सो कॉल्ड, यानी तकाजे पत्र को और क्या कहते हैं? यानी जो तकाजा पत्र है इसको स्टूडेंट आप बता दें, इसको क्या कहते हैं? संग्रह पत्र के नाम से जाना जाता है। ये कलेक्शन लेटर होता है। ये क्या होता है? संग्रह पत्र, कलेक्शन लेटर के नाम से डनिंग लेटर को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इज ऑल्सो नोन एज अ कवर लेटर। अब कवर लेटर क्या है स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा। जो कवर लेटर है तो डॉक्यूमेंट सेंट अलॉन्ग विथ योर CV व्हेन यू अप्लाइंग फॉर। तो कह रहा है कि जो कवर लेटर होता है, तो जो आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो सारा चीज़ क्या होता है, तो ये जो होता है ये क्या कहते हैं? CV को जो है कवर लेटर के नाम से भेजा जाता है। जो आप भेजते हैं तो क्या कहलाता है? डनिंग लेटर कहलाता है। यानी जो ये देखिए, इसमें रिज्यूम भी है और CV का भी है, करिकुलम VIT का भी जो मेंशन है, तो ये आपका CV हो जाएगा। ठीक है, रिज्यूम संक्षिप्त होता है और जो कैरिकुलम वाइटी होता है ये थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक होता है। तो इसके बारे में जो जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं तो इस CV को डिनोट करता है कवर लेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ लेटर इज एसोसिएटेड विथ। तो कलेक्शन लेटर किसके साथ, संग्रह पत्र किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो किससे? देनदारों, डेप्टर के। कलेक्शन आल्सो लोन, जो कलेक्शन लेटर है इसी को डनिंग लेटर कहा जाता है। डनिंग लेटर किससे होता है? डेप्टर से जुड़ा होता है। किससे? डेप्टर। ठीक है, डेप्ट। ठीक है, चलिए देनदार जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डैश मीन्स ऑफ द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट और स्टॉप्स इन राइटिंग, यानी खाली स्थान उसके बाद लिखा है का मतलब बिंदुओं को रखने का सही उपयोग और कार्य, लिखित कार्य बंद हो जाएगा। कब होता है भैया? फुल स्टॉप से होता है। कब होता है? विस्मयादि बोधक नहीं होगा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। राइट आंसर इज फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का सही आंसर हो जाएगा। कर रहा है द मेन पार्ट ऑफ रिपोर्ट। तो क्या है मेन पार्ट? रिपोर्ट का मेन, यानी रिपोर्ट का मुख्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसको आप जान जाइए, रिपोर्ट का जो मेन हिस्सा होता है वो डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को कहते हैं मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये कई जगह ये बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, रिपोर्ट की बॉडी, तो उसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए जहाँ पे विवरण सारे दिए रहते हैं। तो कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज। लेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। और जो क्या होता है, तो कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, कह रहा है द हेडिंग, द डेट, फैक्ट ऑफ द लेटर, पोस्ट। तो जो फैक्ट ऑफ लेटर है वही तो बॉडी है, तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ लेटर हो जाएगा। बस शब्द बदल गया है, लेकिन यहाँ फैक्ट ऑफ द लेटर राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है और रिपोर्ट कैन बी डिनाइड एनी टाइम। किस रिपोर्ट को कभी भी नकारा जा सकता है? तो भैया मौखिक, जो मुंह से कहा गया बात वो लोग पलट जाते हैं ना, तो मौखिक का कोई वो नहीं होता है, तो ओरल रिपोर्ट को कभी भी नकारा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो कह रहा है अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग
द डेट एंड बिजनेस लेटर स्टार्ट्स विथ। अमेरिकन स्टाइल में कहाँ से शुरू होता है? तो अमेरिकन स्टाइल में पहले महीने को पहले लिखते हैं, पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, मंथ यानी जैसे मान लीजिए लिखना हो 1 जनवरी 2023 तो लिखेंगे जनवरी, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2023। तो पहले क्या आता है? पहले मंथ आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? डेट आता है, फिर ईयर आता है। तो पहले क्या आता है? मंथ आता है। अमेरिकन स्टाइल की बात कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ अदर इज, यानी दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसको परसुएशन कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको क्या कहते हैं? परसुएशन। जो कहता है एफर्ट टू इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ अदर, जो दूसरों के भावों विचारों को प्रभावित करना है उसको अनुनय कहते हैं। एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ अदर, इसको एक एफर्ट कहते हैं। ठीक है, ये अनुनय ही कहलाता है। ठीक है, दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करने के प्रयास को अनुनय के नाम से जाना जाता है। चलिए, द मेमो इज एग्जाम्पल फॉर, मेमो किसका एग्जाम्पल है? जो आपका मेमोरेंडम, ठीक है, तो यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि किसके लिए याद किया जाता है? इंटरनल कम्युनिकेशन में, यानी आंतरिक संचार में। जो ज्ञापन होता है मेमोरेंडम, मेमो, वो ज्ञापन जो होता है वो आंतरिक संचार के का इस्तेमाल करता है, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन। प्रोसीजर ऑफ ऑफिशियल बिजनेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एक ऑफिशियल बिजनेस का एक ये प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। मेमो इज मैसेज यू सेंड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, और मेमो वो मैसेज होता है जो आप लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को सेंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड पंचुएशन विल नॉट इन्वॉल्व, गुड पंचुएशन में क्या नहीं होता है? तो रीडिंग, एम्बिग्युइटी, बोथ, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। जो गुड पंचुएशन होता है तो उसमें रीडिंग और एम्बिग्युइटी यानी फिर से पढ़ना और स्पष्टता जैसी कोई बात नहीं है, दोनों यानी ठीक है। गुड पंचुएशन यानी विराम चिन्हों में फिर से पढ़ना और स्पष्टता नहीं आएगी, चिन्ह आएंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सारी चीज़ें आएंगी। कह रहा है मे बी लेस इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए क्या लेस इंपॉर्टेंट है? तो छोटे बिजनेस के लिए पत्र लिखना, क्योंकि छोटा बिजनेस है तो लेटर राइटिंग टेक्स टाइम। तो छोटा बिजनेस जो होता है उसमें टेलीफोन, ईमेल, फैक्स ये सब चल सकता है। ठीक है, ये इसके लिए लेटर राइटिंग नहीं है। लेटर राइटिंग बड़े बिजनेस के लिए, तो किसी बिजनेस को लेटर लिखते हैं, उसके लिए पत्र लिखना जरूरी नहीं है। चलिए, द लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, द लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट यानी पावती पत्र क्या होता है? सर्व, तो कह रहा है कि प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड प्रदान करता है। सो कर्टसी, तो पावती शिष्टाचार दिखाता है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी से बचाता है। बिल्कुल, जो पावती है उसको क्या कहा जाते हैं? रिसीविंग जो है, कह रहा है कि लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो होता है मतलब, तो ये क्या करता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा, सारे कामों को, उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, प्रोवाइड रिकॉर्ड भी कराता है, कर्टसी यानी कृतज्ञता व्यक्त करता है, शिष्टाचार दिखाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी से बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। व्हेन सुपीरियर प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग व्हाट टू डू विच इज नोन एज कम्युनिकेशन, इसको क्या कम्युनिकेशन कहा जाता है? तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। कौन सा कम्युनिकेशन हो जाता है? डाउनवर्ड। देखिए, जब ऊपर से नीचे, जब सेम ग्रुप में हो, आपस में हो, तो अपवर्ड की तरफ, जब आपस के लोग बातचीत करें, कोई कम्युनिकेशन करे तो अपवर्ड हो जाता है। और जब कोई बॉस से ऑर्डर, डायरेक्शन मिले सबऑर्डिनेट को, छोटे को, तो नीचे की ओर जब दिशा निर्देश मिले तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। डन विया ओरल कम्युनिकेशन, मैनुअल, हैंडबुक या रिटेन। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये किया जाता है, ये चाहे आदेश, मौखिक आदेश पे भी करना पड़ता है, लिखित मिल जाए तो भी करना पड़ता है, कोई गाइडलाइन मिली हो तो भी करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशन इज ओनली रिजोल्यूशन, जो मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशन यानी संकल्पों के मिनट केवल क्या है? तो ये क्या है? संकल्पों के मिनट। देखिए, ये दो चीज़ है इसमें। जो मिनट ऑफ रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो रिटन स्टेटमेंट होता है ऑफ द डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग का रिटन स्टेटमेंट होता है। तो अब देखिए, अब जो कह रहा है रिटन स्टेटमेंट यानी रिकॉर्डेड, उसी को कहते हैं रिकॉर्ड करना, मतलब दर्ज किया हुआ स्टेटमेंट होता है। तो इसके दोनों आंसर मुझे सही लग रहा है कि रिकॉर्डेड, तो मिनट ऑफ रिजोल्यूशन इज ओनली रिजोल्यूशन रिकॉर्डेड, यानी जिसको रिकॉर्डेड रिजोल्यूशन होता है और डिसीजन मेकिंग होता है। तो यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो मुझे लगा, दोनों तो सही हैं स्टूडेंट, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा जो रिकॉर्डेड यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी जिसको दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड मतलब दर्ज करने से, लेकिन ये किसको दिखाता है? जो मिनट ऑफ रिजोल्यूशन होता है वो रिटन स्टेटमेंट होता है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होता है। डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, जो मीटिंग में मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसका रिकॉर्डेड होता है। तो वो रिकॉर्डेड ज़्यादा होगा, रिकॉर्डों का संकल्प है रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड संकल्प है। ठीक है। मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय, अब मिनट्स ऑफ मीटिंग देखिए, कोई भी किसी भी मिनट जो होता है वो वहाँ का क्या कराता है? सेक्रेटरी के ऑर्डर पर वहाँ का टाइपिस्ट तैयार करता है, सचिव के आदेश पे सचिव उसको गाइड करता है, और टाइप कौन करता है? तो वो टाइपिस्ट करता है। ठीक है, आम आदमी नहीं करता है। लेमैन को क्या पता है कि क्या जो इसको एक्चुअली इसको अगर ऑप्शन शॉर्ट हैंड या टाइपिस्ट होगा तो वो भी सही हो जाएगा। टाइप तो वही करता है, लेकिन जो डायरेक्शन देता है वो सेक्रेटरी। तो हमारे पास आम आदमी नहीं होगा, चेयरमैन नहीं होगा,
ये लोग नहीं करते हैं, बस वो सेक्रेटरी के आदेश पे मतलब वही बना के देता है तो टाइपिस्ट टाइप करता है। चलिए कह रहा है द इंस्टेंट मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम आर द बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन। तो कह रहा है कंप्यूटर आधारित मीडिया, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रूल। तो एक कंप्यूटर आधारित है तो ऐसा नहीं है क्या कि ईमेल मोबाइल से नहीं जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी आधारित है। टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। टेक्नोलॉजी आधारित जो ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये दिस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। संचार के जो त्वरित ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि हैं वो त्वरित सदस्य। स्टूडेंट्स मेरा वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स हो रहा होगा तो आप दोनों को अगर दिक्कत होगी तो आप थोड़ा सा वीडियो को रुक के आराम से देख लीजिएगा और दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको मैं दोनों लैंग्वेज का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों के स्टूडेंटों को, जो हिंदी मीडियम्स के और जो इंग्लिश मीडियम के, दोनों को समझा सकूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही के सपोर्ट के लिए हम काम कर रहे हैं और आपके लिए हम बहुत एफर्ट लगा के वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे कॉमर्स के वीडियो हैं वो बहुत ज़्यादा व्यू नहीं गेन कर रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट्स हमने आपके लिए वीडियो करने को सोचा है और पूरे एग्ज़ाम का वीडियो हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये 20 हो गया। 21 क्वेश्चन कर रहा है, सर्कुलर इज अ फॉर्म, यानी जो एक परिपत्र का एक रूप है। तो सर्कुलर फॉर्म जो होता है वो किसका रूप है? तो डियर स्टूडेंट, जो कहते हैं जो सर्कुलर है वो क्या कहता है? सर्कुलर कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप एक्सचेंज। तो ये ग्रुप एक्सचेंज का फॉर्म है। किसका है? ग्रुप एक्सचेंज का फॉर्म है, ठीक है, यानी समूह संचार। जो सर्कुलर फॉर्म है वो क्या है? ग्रुप एक्सचेंज है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है विच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट, यानी जो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाता है, ले चलता है, करता है। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार को ये ले जाता है, ठीक है, ठीक है। एक्सचेंज बिल्ड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप और सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक तरह से अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये फॉर्म ऑफ ग्रुप एक्सचेंज होता है, ठीक है, समूह संचार होता है। इसका राइट आंसर यही होगा जो सर्कुलर फॉर्म होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म को हिंदी में परिपत्र कहते हैं, ठीक है। तो परिपत्र जो होता है एक समूह संचार होता है, ठीक है, बिजनेस में के लिए ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डैश मीन्स गिविंग अ पर्टिकुलर बायस टू रियलिटी। पर्टिकुलर बायस टू रियलिटी यानी वास्तविकता को एक विशेष पूर्वाग्रह देने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है वास्तविकता को एक विशेष पूर्वाग्रह देने के लिए? स्लैंट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लैंट। जो स्लैंट होता है वो पर्टिकुलर बायस टू रियलिटी, रियलिटी को एक बायस का रूप दे देता है, स्लैंट, ठीक है। राइट आंसर इज स्लैंट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, रिपोर्ट आर रिलेटेड टू अ सिंगल ओकेजन और सिचुएशन। वो रिपोर्ट जो किसी खास अवसर के लिए प्रयोग किया जाता है उसको स्पेशल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। विशेष रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जो एक ही अवसर या स्थिति से संबंधित होते हैं, जो कि रिलेटेड टू अ सिंगल ओकेजन यानी एक ही या विशेष परिस्थिति से संबंधित होते हैं, यानी बस एक बार उसकी जरूरत पड़ती है तो विशेष रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। औपचारिक ये सब कुछ नहीं होगा। डैश इज समथिंग रिटन आफ्टर द लेटर क्लोज। लेटर क्लोज होने के बाद क्या लिखा जाता है? पत्र बंद होने के बाद हम क्या लिखते हैं? तो इनक्लोजर क्या होता है? संगलक का यूज किया जाता है। संगलक, जो इनक्लोजर्स होते हैं, तो स्टूडेंट इसके लिए संगलक जो इनक्लोजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी जब लेटर क्लोज कर दिया जाता है तो ये कॉपी वितरण ये सब कुछ नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा इनक्लोजर। द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग इज। तो देखिए, जब जो किसी एक बैठक की कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? वो मिनट ही होता है। जो मिनट होता है ना, मिनट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो किसी को जब मीटिंग होने वाली रहती है तो उसके कैंडिडेटों को दी जाती है या किसी कॉपी के रूप में रिटन फॉर्म में कि गाइडलाइन है, क्या है, किस मीटिंग होने वाली है, तो उसको मिनट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक बैठक की कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड मिनट होता है, ठीक है, मिनट। अगला प्रश्न कर रहा है, एन ऑफिशियल शेड्यूल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग इज नोन एज। सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर मिनट हो जाएगा, कार्यवृत्ति, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा, कार्यवृत्ति। देखिए यहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मिनट को मिनट लिख दिया, इसको हिंदी में कार्यवृत्ति कहते हैं, लेकिन कई बार मिनट्स को मिनट ही लिख देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑफिशियल शेड्यूल ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, एंड मीटिंग से जस्ट शुरू होने से पहले वो जो कार्यक्रम, एक बैठक की कार्रवाई का आधिकारिक कार्यक्रम कहलाता है, वो क्या कहलाती है? वो मिनट, ये कार्यवृत्ति यानी मिनट्स के नाम से जाती है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज टास्क ऑफ इम्पार्टिंग, यानी कम्युनिकेशन किसका इम्पार्टिंग का टास्क है, यानी किसका प्रदान करने का काम है? तो इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करता है। जानकारी और सूचना में अंतर है, तो लास्ट आंसर आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा था कि द फॉलोइंग इज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर बिजनेस, द फॉलोइंग इज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर बिजनेस, और इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड के रूप में। मैं बताया किसी भी बिजनेस लेटर को रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को रिकॉर्ड लेटर, और किसका रिकॉर्ड होता है? पास्ट का रिकॉर्ड होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बॉडी ऑफ लेटर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितना? जो बॉडी ऑफ लेटर यानी जो लेटर का जो संपूर्ण पत्र को, बॉडी ऑफ लेटर यानी संपूर्ण जो बीच में उसका कंटेंट होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। और 3 पार्ट क्या है? ओपनिंग लाइन, मेन कंटेंट, क्लोजिंग पार्ट। ओपनिंग लाइन, मेन कंटेंट और क्लोजिंग पार्ट, ये 3 पार्ट हैं बॉडी ऑफ लेटर के। और जो बिजनेस लेटर के पार्ट होते हैं वो हेडिंग हो जाता है, डेट हो जाता है, रेफरेंस हो जाता है, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, लाइन मैनेजमेंट, इनक्लोजर, ये सारे होते हैं। ठीक है, चलिए करें डैश द बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू शॉर्ट एंड अनक्लियर यूनिट। यानी प्रस्तुति के खाली स्थान के बाद लिखा है भाग के छोटी और स्पष्ट इकाइयों को तोड़ा जाना चाहिए। तो इसको किस में तोड़ा जाए? तो ये कह रहा है कि द मेन बॉडी, जो मुख्य बॉडी है, उसके भाग को छोटी और स्पष्ट इकाइयों में तोड़ा जाना चाहिए। मिडिल और बीच वाले का नहीं, जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा जाना चाहिए ताकि समझने में आसान हो। कह डैश ऑफ द लेटर कंसिस्ट मेन मैसेज। क्या मेन मैसेज कंसिस्ट करता है भैया? किसी लेटर का मेन मैसेज, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका बॉडी होता है। बॉडी को ही लेटर का सोल कहा जाता है। सोल मतलब होता है आत्मा। तो जो बॉडी ऑफ लेटर होती है इज ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ अ लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज आर मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जो मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के सबसे इफेक्टिव माध्यम क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, सब सही। कह रहा है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी, एकदम बिल्कुल। तो कह रहा है इज आर मोस्ट इफेक्टिव द निम्नलिखित तो संचार का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कहा जा सकता है। तो जो ये क्या होता है? ये सारे हैं मौखिक, गैर मौखिक और लिखित। ठीक है, वर्बल जो सबसे प्रभावी है वो क्या हो सकता है? वर्बल भी हो सकता है, लेकिन जब चारों ऑप्शन दिया है तो हम उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। अगर कुछ और कम्युनिकेशन का नाम लिखा रहता तो मौखिक हो जाता। तो कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है द बिजनेस लेटर इज द डैश ऑफ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट। बिजनेस लेटर के किस भाग को लेआउट कहते हैं? ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो कह रहा है कि जो बॉडी ऑफ जो लेटर होता है वो तो मेन मैसेज कंसिस्ट करता है, और जो लेआउट के लिए बात करें तो यहाँ पे बॉडी नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, पैटर्न नहीं। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न। जो नमूना है, जो पैटर्न है कि एक तरीके से काम को करना है, जो व्यापारिक पत्र का जो नमूना लेआउट कहलाता है। यानी द पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नमूना यानी पैटर्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है गोल हेल्प अस टू। अब देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अब कह रहे हैं गोल से क्या होता है? जो लक्ष्य हम बना लेते हैं, लक्ष्य किस में मददगार साबित होता है? सफलता प्राप्त करने में। बहुत लोगों को तो यही लगेगा। जो गोल होता है वो कम्युनिकेट, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, तो हमको कहने में आसानी होती है। कोई बात अगर हमको पता हो कि किस लिए बात करनी है, कहीं अगर हम जा रहे हैं, किसी से मीटिंग करनी हो, कोई अपना काम कराना हो, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या बात करनी है। तो कम्युनिकेशन में गोल हमको लक्ष्य जो होता है स्थापित करता है। और जो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट करने से क्या हो जाता है? तो गोल जो हेल्प होता है वो कम्युनिकेट करने में मदद करता है, और कम्युनिकेशन हेल्प अस टू अचीव गोल। तो कम्युनिकेट यानी जो संपर्क करने में, बातचीत करने में, कहने में, और जो गोल जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन हमको गोल प्राप्ति में मदद करता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेट करने में, कहने में, बातचीत करने में जो लक्ष्य होता है मददगार होता है। ठीक है, सफलता प्राप्त करना नहीं होगा। अगला प्रश्न कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या शामिल नहीं है? तो अगर बात करें तो जो ऑप्शन कह रहा है कि ए रिसाइटिंग पोएट्री यानी कविता का पाठ करना, फॉर्मल मीटिंग यानी औपचारिक बैठकें, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, और कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। तो स्टूडेंट्स आपको बताओ कविता का पाठ करना बिजनेस में कहाँ से आ गया? ये तो लिटरेचर का पार्ट है, बिजनेस में इसकी कोई जरूरत नहीं। कविता पाठ करके किसी को हंसाना है क्या जाके मीटिंग में? तो इसलिए यहाँ पे क्या रिसाइटिंग पोएट्री तो बिल्कुल होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे बता भी रहा हूँ कि आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप थोड़ा सा मुझसे कमेंट करके जिस क्वेश्चन पे डाउट हो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन दैट ट्राइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसीवर। वो कम्युनिकेशन जो संख्या, रिसीवर यानी जो श्रोता है उसकी संख्या बढ़ाने का काम करता है, जो रिसीवर उसकी संख्या बढ़ाने का काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है मास कम्युनिकेशन। श्रोता, ज़्यादा जनसंचार होगा तभी तो बढ़ेगा, तो जनसंचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है द डैश कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ पार्टी शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। कौन सा कम्युनिकेशन में दोनों पार्टी चाहिए? ओरल, फोन पे भी हो सकता है,
तो इसके लिए दोनों को एक सामने होना नहीं जरूरी है। लिखा हुआ में तो दोनों का सामने होना क्या जरूरत है, लिख के भेज दो। अगला कह रहा है मास, द्रव्यमान, ये तो समझ नहीं आया कि ये कौन सा संचार है। अगला कह रहा है मास, हाँ समझ में आएगा। मास मतलब जनसंचार के लिए दोनों का उपस्थित होना जरूरी नहीं है। फ़ोन पे, मैसेज से, टीवी से जो न्यूज़ जाती है उसी से जनसंचार हो जाता है, तो उसमें लोगों का आमने सामने ना। लेकिन जो ग्राफिक, अगला ऑप्शन है ग्राफिक, जो ग्राफिक कम्युनिकेशन होगा, यानी आपको किसी को समझाना है कि क्या है, कैसी परिस्थितियाँ, ग्राफ के सहायता से समझाना हो, तो जो ग्राफिक कम्युनिकेशन होगा उसमें दोनों पार्टी रहेगी, जो बताने वाला है या जो अपनी बातें कह रहा है और जो सुन रहा है, जिसको बता रहा है, दोनों रहेंगे, तभी जाके कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा। ये जो संचार है वो संभव होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 38वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है रेफर्स टू ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेड। कह रहा है व्यापार के विशेष भाषा को क्या दिखाता है, तो जार्गन। देखिए जार्गन क्या होता है, जो जार्गन होता है वो शब्दावली, यानी ये एक स्पेशल, जैसे डॉक्टर की अपनी शब्दावली होती है, बिजनेस की अपनी शब्दावली होती है, तो एक व्यापार के विशेष भाषा को शब्दावली, यानी अगर उसके शब्दों का आप ठीक ठीक मतलब नहीं समझेंगे, जैसे विनिमय क्या है, तो विनिमय एक्सचेंज को कहते हैं। तो जो एक्सचेंज है, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं हिंदी में, उसको विनिमय, अब हम एक्सचेंज को लेन देन भी कह सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस में उसको विनिमय के नाम से जानते हैं, तो ये सब जार्गन है। तो किसी व्यापार के मुख्य भाषा को क्या कहते हैं, रेफर्स स्पेशल लैंग्वेज ऑफ एनी ट्रेड, उसको जार्गन कहते हैं। चलिए शब्दावली जिसका हिंदी। चलिए 29वां प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। कह रहा है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मोस्ट सुटेबल फॉर मास एंड मास। जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, यानी जो सुनने वाला और जो दृश्य, यानी श्रव्य और दृश्य जो संचार है, किसके लिए तो श्रव्य और दृश्य पब्लिसिटी और एजुकेशन के लिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से स्टोर करने के लिए, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के लिए। तो ये एजुकेशन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये पब्लिसिटी एंड प्रचार और शिक्षा के लिए जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले बॉक्स में भर देंगे हम पब्लिसिटी और दूसरे बॉक्स में भर देंगे एजुकेशन, तो यानी प्रचार और शिक्षा। ऑडियो विजुअल संचार सामूहिक प्रचार तथा सामूहिक शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अगला प्रश्न आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज फॉलोड बाय। जो डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है उसके बाद कौन सा क्या आता है, यानी किसके बाद, इसके बाद जो अगला चरण है वो क्या होता है। तो कह रहा देने के कार्य आंकड़ों की व्याख्या करने के बाद किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सजेशन। देखिए ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है, लेकिन हमने इसको देखा तो सजेशन पाया। ये कंक्लूजन भी हो सकता है स्टूडेंट्स। कंक्लूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है, जो डाटा का जो मतलब निष्कर्ष निकालना होता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाइवर्स एनालिटिकल मेथड, यानी डाइवर्स एनालिटिकल मेथड का यूज करके डेटा को रिव्यू करना और एक निश्चित कंक्लूजन पे आना, एंड टू अराइव एट अ रेलिवेंट कंक्लूजन। तो स्टूडेंट ये इसका एग्जैक्टली जो कार्य होता है कि एक कंक्लूजन पे आना होता है, लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन के बाद क्या करें, सजेशन दिया जाता है, तब जाके कंक्लूजन होता है। तो सजेशन को हमने सही माना है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है वो उसको कहता ही है कि एनालिटिकल डाइवर्स, यानी विभिन्न तरह के एनालिटिकल यानी एनालाइज करने वाले मेथड का यूज करके डाटा को रिव्यू करना, मतलब देखना, उस पर उसका पुनर्मंथन करके एक निश्चित कंक्लूजन पे आना। तो यहाँ पे जो निश्चित कंक्लूजन आने से पहले सुझाव दिए जाते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से सुझाव सही आंसर होगा। आपका निष्कर्ष भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को आपको लगता है कि कुछ और आंसर होगा तो आप मेरे को इसकी स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा या कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आज इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन के सीरीज को कवर कर लिया है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के बीच शेयर कर दीजिए और अपने प्लेटफॉर्म MyDDU यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक। जय हिंद।